हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और अपन जो अपने ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार पुनः स्वागत है, जिसमें अपन जो बी और बीएससी पार्ट सेकंड में अपना जो पेपर चल रहा था, सेकंड पेपर ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था जनसंख्या का स्थानांतरण, माइग्रेशन ऑफ जो पॉपुलेशन चल रहा था कि लोग स्थानांतरण कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिसमें अपन ने उसके प्रकार, परिभाषा और प्रवसन के कारण में अपन ने जो 4 कारण थे, जिसमें अपना पहला था प्राकृतिक जो कारक था, यानी कि जो प्राकृतिक कारक में अपने पास में जो नेचुरल जो फैक्टर था उसके बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपन जो शुरू करते हैं आर्थिक कारक, यानी कि आर्थिक कारक किस प्रकार से मानव प्रवास को, यानी मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रवास करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, उनके बारे में। तो वो आर्थिक कारक कौन कौन से हैं और किस आर्थिक कारकों की वजह से जो लोग हैं वो अपना जो निवास स्थान या वो प्रवास कर जाते हैं। तो जैसे अपन बात करते हैं कि जिस प्रकार से अपने जो शरीर को अपन बात करते हैं, अपने शरीर को जो श्वास लेते हैं ऑक्सीजन के बाद में या अपने श्वास के बाद में दूसरी मूलभूत जो आवश्यकता जल की होती है, वैसे ही जो प्राकृतिक कारकों के बाद में जो जलवायु मनुष्य के लिए अनुकूल होती है, उसके बाद में अगर मनुष्य को जीवन के लिए अगर दूसरा कोई मुख्य कारक है तो वह मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। अब अपने पास में शब्द आ गया आर्थिक क्रियाएं, यानी कि अपन बात कर रहे हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या है, यानी कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया होती क्या है। तो आर्थिक क्रियाओं की अपन बात करते हैं मानव के वो कार्य जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य अपना जीवन आसानी से जीवन व्यापन कर सके। वो सभी जो क्रियाएं होती है जिनसे मनुष्य को अर्थ यानी धन की प्राप्ति होती है, वो सभी क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं अपन कहते हैं। तो उन्हीं से अपन बात करते हैं कि मनुष्य को जिस प्रकार से उत्तम जलवायु की आवश्यकता होती है, उत्तम जलवायु के बाद में दूसरी उसकी जीवन बसर करने के लिए दूसरे मुख्य उसकी क्रियाएं हैं, वह है अपने पास में आर्थिक क्रियाएं। और इन क्रियाओं के लिए मनुष्य को उन ऐसे क्षेत्रों का वो चयन करता है जहाँ या वो वहाँ पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसकी आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके, उसको रोजगार मिल सके, उसको सिंचाई की अपन कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी मिल सके, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, साथ में खनिज संसाधन वाले क्षेत्रों में जहाँ पर उसको जो अन्य रोजगार उसको मिल सके, और एक अच्छे वनस्पति वाले क्षेत्र में जहाँ पर उसको आराम से जो भी उससे जुड़े हुए जो रोजगार हैं, उसकी गतिविधियाँ हैं, उनमें वो संलग्न हो सकें और उनसे अपनी आर्थिक क्रियाएं संपादित कर सकें। तो ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य अपना निवास स्थान या उस ऐसे क्षेत्रों में वो प्रवास कर जाता है। जैसे अपने पास में है कि भोजन सामग्री की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, इसके अलावा अपने पास में उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, खनिजों की प्राप्ति वाले क्षेत्र हैं, वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य जो है प्रवास कर जाता है। तो दूसरी जो मुख्य अपने पास में क्रिया कौन सी आ रही है कि मनुष्य, अपन इसको अगर संक्षेप में कहें कि मनुष्य उन क्षेत्रों में प्रवास कर जाता है जहाँ पर मनुष्य की आर्थिक जो क्रियाएं जो उच्च हो, यानी अपन कह सकते हैं कि निम्न आर्थिक दशाओं से मनुष्य उच्च आर्थिक दशाओं वाले क्षेत्रों में प्रवास कर जाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि प्राचीन जो समय था उससे ही अपन बात कर लेते हैं जिन देशों में आर्थिक कारक, मतलब जिन देशों में आर्थिक कारक जैसे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है, या हो सकता है कि उपजाऊ मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, सिंचाई के लिए पानी या मीठा पानी जो वहाँ पर उपलब्ध है, वनस्पति अच्छी हैं, उन क्षेत्रों में लोग प्रवास कर जाते हैं। जैसे अपना 18वीं और 19वीं शताब्दी की अपन बात करते हैं, यानी कि 18वीं और 19वीं अपन शताब्दी की बात कर रहे हैं। ये और कौन से, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य लगभग 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और जो लोग हैं शहरों की तरफ प्रवास करने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको रोजगार मिलने लगे, उनका वहाँ पर उनको सुविधाओं का विकसित होने लगी, उच्च स्तर उनका जीवन व्यापन होने लग गया। तो उन क्षेत्रों में लोग प्रवास करने लगे। यहाँ पर यूरोपीय लोगों में उनका जो लगातार जनसंख्या बढ़ने की वजह से उनकी जो स्थिति है वो निम्न होने लग गई, तो वो भी अन्य देशों की ओर प्रवास, जैसे भारत या अपन
कह सकते हैं भारत हैं, एशियाई देश हैं, उत्तरी अमेरिका हैं, अफ्रीका हैं, ऑस्ट्रेलिया है, या अपन ये कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में जो संसाधन हैं या खनिज संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वो प्रचुर मात्रा में थे, उन क्षेत्रों की ओर प्रवास करने लगे थे। तो अपन कह सकते हैं कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी जो है प्रवास को प्रभावित करती हैं। जहाँ पर अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं तो उन क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। इसी के लिए अपने पास में कि आर्थिक क्रियाओं को जो महत्व देते हुए एक अपने पास में भूगोल वेता थे, उनका नाम था हेडन। यानी कि आर्थिक कारकों को महत्व देते हुए एक जो विद्वान हुआ करते थे उनका नाम था हेडन। हेडन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जो जनसंख्या का स्थानांतरण के मुख्य कारण, यानी जनसंख्या के स्थानांतरण का मुख्य कारण किसी भी देश की जो उपलब्ध जो कृषि संसाधन वाली जो भूमि है उस भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। जनसंख्या का दबाव बढ़ने की वजह से वहाँ पर वो संसाधनों की कमी हो जाती है और इस वजह से वो लोग दूसरे देशों की ओर प्रवास कर जाते हैं और दूसरे देशों पर वो आक्रमण भी कर देते हैं। ये कहा है किसने? हेडन ने। किन कारणों से? आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होकर दूसरे देशों पर, दूसरे समूह पर, दूसरे क्षेत्र पर अपना अधिकार भी कर लेता है। ये किसने परिभाषित किया? हेडन ने कहा है। साथ ही अपन ने देखे हैं कि रोजगार जो वर्तमान में जो प्रवास हो रहा है आर्थिक क्रियाओं में, विशेषकर अपन भारत की बात कर लेते हैं। भारत में भी अगर अपन गाँवों की बात करते हैं, कहा कि गांव में लोग प्रतिदिन रोजगार के लिए एक गांव से दूसरे गांव से, एक गांव से शहर की ओर, शहर से शहर की ओर, या एक महानगर से दूसरे महानगर की ओर प्रवास करते जाते हैं। तो रोजगार वर्तमान समय में जो अधिकतर जो प्रवास हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? रोजगार के कारण से प्रवास किया जा रहा है, जिससे मनुष्य की अपनी स्थिति को और वर्तमान की जो भौतिक सुख सुविधा उनका वो प्राप्त कर सके, अपना जीवन है वो सुचारू रूप से वो चला सके। तो अपने निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में मानव के लिए आर्थिक क्रियाएं जो सुचारू रूप से मिलेगी, आर्थिक क्रियाएं करने के लिए संसाधन प्रचुर मात्रा में होंगे, रोजगार उनको मिलेगा, या जो भी उनकी क्रिएटिविटीज हैं, जो भी उनकी गतिविधियां हैं जिनमें वो संलग्न है, जो भी वो अपने रोजगार करना चाहते हैं, उन रोजगार से संबंधित परिस्थितियां जहां उपलब्ध होगी, जो उनको सुरक्षात्मक लगेगी, उन क्षेत्रों में वो धीरे धीरे प्रवास करते जा रहे थे, करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये अपने पास में कौन सी है? आर्थिक कारक। उसके बाद में अपना दूसरा, उसके बाद में ये तो अपना दूसरा कारक। तीसरे कारक की अपन बात करते हैं सामाजिक या सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जिस प्रकार से अपने पास में आर्थिक कारकों की वजह से जो लोग हैं वो अपने आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर जाते हैं, उसी प्रकार से अपने पास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की वजह से भी लोग जो हैं प्रवास कर जाते हैं। यानी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो प्रवासित होने में सामाजिक प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो धार्मिक जो कारण है या धार्मिक जो संकट हैं उसके कारण भी वो प्रवास कर जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि अपने पास में 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में जैसे फ्रांस के लोग जो हैं जो अपने इंग्लैंड और बेल्जियम में प्रवासित हो गए, यहूदी जो लोग थे यानी यहूदी समाज के जो लोग थे वो जर्मनी और मिस्र में, किन कारणों से? धार्मिक कारणों से। किन कारणों की बात कर रहे हैं अपन? धार्मिक कारणों से यहूदी समुदाय के जो लोग थे वो जर्मनी और मिस्र की ओर स्थानांतरित कर गए थे। ऐसे ही अपन इसके अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत और 1947 की अपन बात कर लेते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो धार्मिक कारणों से जब उस समय जो पाकिस्तान जो अपना पास में नया जो कंट्रीज आया था उस क्षेत्र से लगभग 73
73 जो लाख हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भारत के क्षेत्र में आ गए, और लगभग अपने पास में जो 67 जो लाख अपने पास में जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे वो पाकिस्तान की ओर स्थानांतरित कर गए थे। यानी कि अपन कह सकते हैं कि धार्मिक कारणों से भी लोग अपनी धार्मिक जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको मानने की वजह से अपने जहाँ पर उस समुदाय के लोग, उस धर्म को मानने वाले लोग, उस धर्म से रीति रिवाजों को संपादित या उन धर्मों से जुड़े हुए क्षेत्रों में लोग चले जाते हैं और दूसरे क्षेत्रों में वो निवास करने या उन क्षेत्रों में वो निवास करने लग जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि प्राचीन जो समय था, जो समय अपन और अगर बात करते हैं, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले की अगर अपन बात करते हैं तो इन धार्मिक कारणों की वजह से, यानी कि 5वीं जो शताब्दी ईसा पूर्व से अगर सन अपन 5वीं शताब्दी से बात करें, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर सन अपन 5वीं शताब्दी तक बात करें, तो इस समय में जो धार्मिक जो विभिन्न जो धर्मों को मानने वाले जो धार्मिक धर्मावलंबी थे, उन्होंने अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास करने लगे, दूसरे क्षेत्रों में अपने अपने धर्मों का प्रचार करने लगे और धीरे धीरे वो उन क्षेत्रों में जाकर स्थायी रूप से वो निवास करने लगे। तो 5वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी सन तक जो लोग थे वो अपने धार्मिक प्रचार और उपदेशों के कारण भी वो स्थानांतरित कर गए और प्रवास वो करते रहे थे। इसी के लिए अपने पास में अमेरिका की एक प्रसिद्ध जो भूगोलवेत्ता थी, उसका नाम था कुमारी एलन सैम्पल, यानी कि जो नीतिवाद की प्रमुख समर्थक थी, यानी पर्यावरण या अपन कह सकते हैं प्राचीन जो विचारधारा थी उनकी समर्थक एक भूगोलवेत्ता था, उसका नाम था कुमारी एलन सैम्पल था। उन्होंने भी जो अपने पास में जो धार्मिक और सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की वजह से जो लोग प्रवास कर रहे थे उनको व्यक्त करते उन्होंने लिखा है कि लंबी शताब्दियों तक होते रहने वाला जो प्रवास है, यानी जो लंबे समय तक जो लगातार जो प्रवास हो रहा है, कि लंबी शताब्दी तक होते रहने वाले ये प्रवास मानव के स्थानांतरण केवल धार्मिक और आध्यात्मिक द्वारा ही संचालित और जो है संचालित होता रहता है और उन्हीं के द्वारा ये संपादित होता रहे। धार्मिक कारणों की वजह से लंबे समय से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते आ रहे हैं। अगर अपने इसी के संदर्भ में और सामाजिक और धार्मिक कारकों की अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो अपने मुंबई और जो से अपने बात करते हैं गुजरात में जो अपने पास में फारसी धर्म को मानने वाले लोग निवास करते थे। मुंबई और अपने जो गुजरात वाले क्षेत्र में फारसी धर्म को मानने वाले लोग निवास करते थे, तो उनको वहाँ पर जो है यानी अपन कह सकते हैं कि मुंबई और गुजरात में जो फारसी धर्म को मानने वाले लोग थे तो उनको लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है। कब की बात करें, 10वीं शताब्दी की बात अपन कर रहे हैं। तो मुंबई और गुजरात जो अपनी रियासतें थी या जो अपना क्षेत्र था वहाँ पर फारसी धर्म को मानने वाले लोग थे, तो उनको अपने यहाँ पर वो असुरक्षित महसूस होने लगे, या अपन कह सकते हैं कि उनको अपने अस्तित्व पर या अपने धर्म पर खतरा उत्पन्न होने लग गया। तो वो यहाँ से कहाँ से, मुंबई व गुजरात से कहाँ चले गए, ईरान की ओर प्रवास कर गए। कहाँ चले गए, ईरान की तरफ। वो फारस की खाड़ी या फारस ईरान के पास में वो प्रवास कर गए थे। इसी के मामले में जो धार्मिक जो विचारधारा थी उसको जो अपने पास में जो सिद्ध करते हुए अपने पास में किंग्सले डेविस एक अपने विद्वान है जिसका नाम है किंग्सले डेविस। ये अपने पास में जो किंग्सले डेविस हैं वो भी अपने धार्मिक और सामाजिक जो प्रवास है उसको जो सिद्ध करते हुए अपन कह सकते हैं इसके जो कारण है उसको महत्व को बताते हुए कहा है कि भारत में या जो विभिन्न देशों में जो स्त्रियों का जो प्रवास हो रहा है वो विवाह उपरांत होता है। यानी कि विभिन्न देशों में विवाह उपरांत जो स्त्रियों का प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो रहा है। और भारत के लिए उन्होंने कहा कि भारत में जो अधिकांश जो स्त्रियों का प्रवास होता है वो विवाह के उपरांत होता है, और साथ ही भारतीय जो जनता है वो गतिशील नहीं है,
भारतीय लोग गतिशील कम है, लेकिन स्त्रियों का जो प्रवास हो रहा है वो किसके उपरांत हो रहा है? विवाह उपरांत हो रहा है। किसने कहा था? किंग्सले डेविस ने। अतः इससे ये स्पष्ट होता है कि जो धार्मिक आस्थाएं हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं या धर्म के ऊपर के संकट हैं, तो ऐसी गतिविधियों से प्रभावित होकर जिन क्षेत्रों में उनको सुरक्षा मिलती है, जिन क्षेत्रों में अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ पर अपनी परंपराएं उनको जो हैं बिल्कुल सही और सही तरीके से उनको मान सकते हैं, उनके अनुसार अपने कार्य संपादित कर सकते हैं, तो उन क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं। इसी के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से अपन बात करते हैं तो अपने जो प्रसिद्ध जो विश्व में जो धार्मिक स्थल है, जैसे मक्का मदीना है, जेरूसलम है, प्रयाग है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, काशी है, इन क्षेत्रों में हजारों तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं और कई तो अपने जो धार्मिक स्थल की वजह से वहीं पर जो है जो निवास करने लग जाते हैं। अतः अपन ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज हैं, वो भी जो मानव के प्रवास को प्रभावित करती हैं या उनसे प्रभावित होकर मनुष्य प्रवास करता रहता है। और चौथा अपने पास में था राजनीतिक कारक, यानी कि जो राजनीतिक जो कारक हैं वो भी मानव के प्रवास को प्रभावित करते हैं। प्राचीन समय से अपने औपनिवेशिक जो साम्राज्य से अपन बात करते हैं कि जो राजनीतिक कारक थे उनकी वजह से प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय में भी लोग जो प्रवास करते आ रहे हैं। जैसे अपन प्राचीन समय से अगर बात करते हैं, जिस समय औपनिवेशिक साम्राज्य की शुरुआत हुई थी तो लोग दास प्रथा के तहत जबरदस्ती उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास उनको या जो बागानों में काम करने के लिए उनको भेज देते थे और धीरे धीरे वो वहीं पर निवास करने लग जाते थे। जिसके परिणाम स्वरूप जो प्रवसन हुआ प्राचीन काल में, जैसे अपन भारत के संदर्भ में देखें तो प्राचीन काल में जब भारत में सिकंदर था, मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था, या अफगानों के आक्रमण के समय जिधर से उनका आक्रमण होता था वहाँ से लोग उठकर दूसरे सुरक्षित क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते थे। और इन आक्रमणकारियों के साथ में भी जो लोग आते थे वो जिन स्थान पर आक्रमण किया, जहाँ पर वो आकर धन धान्य संपदा लूट रहे हैं या वहाँ पर वो राज कर रहे हैं, तो उनके साथ में जो भी लोग आए जो आक्रमण कर रहे थे, जो राजा थे, उनके साथ में जो भी लोग आ रहे हैं वो धीरे धीरे वहीं के आकर जो स्थायी निवासी बन जाते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे? अपने पास में अप्रवासी लोगों की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। तो अपन यानी प्राचीन काल से लेकर औपनिवेशिक साम्राज्य से बाद में वर्तमान समय में जो राजनीतिक गतिविधियां चलती है, जहां पर युद्ध संबंधी संभावनाएं रहती हैं, राजनीतिक दृष्टि से जो माहौल होता है वो अशांत रहता है, उन क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में, भारत की जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, राजस्थान में अपने जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जो बाड़मेर से बीकानेर से लगता हुआ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाइना बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार युद्ध संबंधी गतिविधियाँ बनी रहती है। तो वो लोग अपने जीवन को वहाँ पर असुरक्षित महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं और दूसरे क्षेत्रों में, सुरक्षित क्षेत्रों में जाकर वो निवास करने लग जाते हैं। इनके अलावा अपन बात करते हैं कि जो जैसे अपने पास में प्राचीन समय में जो औपनिवेशिक या अपन कहें कि जो अपन जो साम्राज्यवादी नीति थी, व्यापारिक नीतियों के तहत भी जो डच समुदाय के लोग जैसे इंडोनेशिया में थे, स्पेन में और पुर्तगाली, लैटिन अमेरिका और अंग्रेज और फ्रांसीसी जो लोग थे, जो भारत और अफ्रीका ये एशियाई देशों में आकर वो निवास करने लग गए थे। और वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ अपने प्रशासन संचालन में भी उन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ाने के बाद में धीरे धीरे वो यहीं के आकर निवास करने लगे। इसके जो अलावा अपन बात करते हैं कि जो औपनिवेशिक जो साम्राज्य था उसमें जबरदस्त दास प्रथा अपन कह सकते हैं, बेगार प्रथा में क्या होता है कि जिसमें काम करवाया जाता है और काम के बदले में किसी प्रकार की मजदूरी नहीं दी जाती, वो कहलाती है अपने पास में बेगार प्रथा। यानी कि बेगार प्रथा में जो है
काम तो करवाया जाता है लेकिन काम की कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। ऐसी जो प्रथा को अपन क्या कहते हैं, बेगार प्रथा कहते हैं। एक अपने पास में दास प्रथा है जिसमें दासों के तहत उनको गुलाम बनाया जाता है, बागानों में उनसे काम करवाया जाता है। तो मॉरिशस है, फिजी है, गुयाना है, जो अपने कैरिबियाई द्वीप समूह है, वेस्ट इंडीज, गुयाना जैसे अपने प्राकृतिक जो प्रवास के जो कारणों में प्रवासी में पड़ा था कि वेस्ट इंडीज जो अपने पास में जो द्वीपीय समूह है जिसको अपने कैरिबियाई द्वीप समूह कहते हैं, जो अपने अटलांटिक जो महासागर में स्थित हैं, तो उन देशों में आज भी जो इस दास प्रथा के तहत गए हुए भारतीय लोग निवास करते हैं जो राजनीतिक कारकों से प्रभावित थे। यानी जैसे आपने अपने पिछले वीडियो में बताया कि वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम है उसमें जैसे आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे अपने रामनरेश सरवन है, रवि रामपॉल है, चंद्रपॉल है, ये जो नाम है ये भारतीयों से मिलते जुलते नाम यहाँ पर आपको सुनाई देते हैं। तो ये जो नाम है किस वजह से, यहाँ पर इनके जो पूर्वज हैं, किनके, रवि रामपॉल, रामनरेश सरवन है, इनके जो पूर्वज हैं वो भारत से ही दास प्रथा के तहत वहाँ पर बागानों में काम करने के लिए भेजे गए थे। यानी राजनीतिक कारणों से वहाँ पर वो प्रवासित हुए थे और उन्हीं के संतान आज अपन उनको वंशज देखने को अपन मिलते हैं। तो ये थे अपने राजनीतिक कारणों के द्वारा अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर राजनीतिक स्थिति अच्छी होगी, जहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों को एक शांत वातावरण मिलेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको सुरक्षा मिलेगी, राजनीतिक गतिविधियों के अनुसार कानून उनके पक्ष में होंगे, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। और जिन क्षेत्रों में युद्ध, बाह्य आक्रमण, असुरक्षित की स्थिति होगी वहाँ से लोग धीरे धीरे पलायन कर जाएंगे। तो ये जो राजनीतिक जो कारक होते हैं वो भी जनसंख्या स्थानांतरण में प्रमुख भूमिका प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। या अपन कह सकते हैं कि इनकी वजह से भी लोग जो लगातार स्थानांतरण करते रहे हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि जो प्रवास में जो मुख्य रूप से धार्मिक जो कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं, प्राकृतिक कारक हैं, ये अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और वर्तमान में जो लोगों का प्रवास हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, रोजगार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते जा रहे हैं। ये थे अपने पास में प्रवास के कारण। प्रवास के जो अपने पास में प्रकार हैं उनका अध्ययन अपना अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।